हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशांक अग्रवाल और आज हम बिंग डॉक्टर पर अष्टांग हृदय का प्रथम अध्याय आयुष कामी अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी कुछ चर्चा हो चुकी थी, अब आगे की चर्चा शुरू करती हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी तक बताया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, तो एक बार समराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट भी आया और कुछ लोग मैसेज भी करते हैं कि भैया ये जो आपका रिवीजन वाला पार्ट है ये बहुत सही है, तो इसको आप कंटिन्यू रखें। तो इस हिसाब से ज़्यादा टाइम में नहीं, मात्र 2 से 3 मिनट में पूरा फटाफट रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने प्रयोजन वगैरह पढ़ा। प्रयोजन के बाद हमने अवतरण वगैरह पढ़ा। अवतरण में देखिए, शॉर्ट में देखिए, सबसे पहले किसने स्मरण किया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति से कहाँ गया? अश्विनी कुमारों पर। वहाँ से देवराज इंद्र, फिर देवराज इंद्र से पृथ्वी पर कौन लाया? पुनर्वेश आत्रेय। फिर उन्होंने अपने 6 शिष्यों को दिए, जिसमें अग्निवेश मेन थे, और उन 6 शिष्यों ने अपने अपने पृथक तंत्र बनाए। अब इसके बाद हमने दोषों का वर्णन पढ़ा। शारीरिक दोष, मानसिक दोष। शारीरिक 3 प्रकार के बताए थे, वात पित्त कफ। मानसिक रोग 2 प्रकार के बताए थे, रज और तम। अब शारीरिक दोष में भी वात पित्त कफ, इनके स्थान बताए गए हैं। नाभि से नीचे कौन सा बताया था? याद आया? वात। और नाभि और हृदय के मध्य में पित्त, और हृदय के ऊपरी भाग में कफ का स्थान बताया है। ठीक है, इसके बाद हमने इनके गुण पढ़े। वात का क्या पढ़ा था? तत्र रूक्ष लघु शीतकर सूक्ष्म चलो अनिल। ऐसी पित्त का पढ़ा था, ऐसी कफ का पढ़ा था। तो ये आपको श्लोक सहित याद होने चाहिए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सारे श्लोक याद करने हैं, तो भाइयों फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके आपको मोस्टली श्लोक याद करने हैं। फिलहाल सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए थ्योरी पे। सबसे पहले इतना कर लो कि आप क्लियर पास हो जाओ और चीज़ें आपको याद हो जाएं। तो देखिए, जो श्लोक होता है ना, श्लोक से चीज़ें याद करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए मैंने कहा श्लोक याद करने पे थोड़ा कंसंट्रेट करें। बाकी आगे हम बनाएंगे भी एक वीडियो अलग से कि कौन कौन से श्लोक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक साथ, जिसमें खाली श्लोक बताएंगे हम। ठीक है, चलिए अब क्या कहते हैं, आगे का पढ़ते हैं। फिर हमने संसर्ग और सन्निपातज पढ़ा था। संसर्ग मतलब 2 का कॉम्बिनेशन, सन्निपातज मतलब 3 दोषों का कॉम्बिनेशन। तो देखिए, अगर कोई भी दोष हो रहा है, कोई भी व्याधि उत्पन्न हो रही है, व्याधि उत्पन्न क्यों हो रही है? दोषों के विकृत होने से, दोषों के विकृत होने से। ठीक है, अगर 2 दोषों के विकृत होने से, डिस्टर्ब होने से, या तो वो बढ़ जा रहे हैं या घट जा रहे हैं, यानी कि या तो उनमें वृद्धि हो रही है या वो छीड़ हो रहे हैं, तो 2 दोषों के कारण जो व्याधि उत्पन्न हो उसको बोलते हैं संसर्ग व्याधि। और अगर तीनों दोष डिस्टर्ब हों या छीड़ हो जाएं या वृद्ध हो जाएं, कम हो जाएं या बढ़ जाएं, तो उस स्थिति में जो व्याधि उत्पन्न हो रही है उसको बोलेंगे सन्निपातज। क्या बोलेंगे? सन्निपातज। ठीक है, अब थोड़ा स्पीडली थोड़ा चलेंगे, चीज़ें याद करने वाली आ रही हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। अष्टांग हृदय का प्रथम अध्याय में यही तो खासियत है, पूरी किताब में जो पढ़ेंगे उसका ओवरऑल रिव्यू एक चैप्टर के अंदर मिल जाता है। ठीक है, बस इसके आगे धातुओं का वर्णन किया गया है। रस, असर, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी, धातवा, सप्त दूषियाँ। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। और अगर ये दोषों द्वारा दूषित हो जाती हैं तभी इनको क्या बोला जाता है? दूष्य बोला जाता है। ठीक है, और इनको धातु क्यों बोला गया है? क्योंकि शरीर को धारण करती हैं। ठीक है, इसके बाद मलों की संख्या बताई गई है। मल कौन कौन से हैं? 3 मल है, मूत्र, पुरीश और स्वेद। पुरीश मतलब एक्सक्रीटरी मैटर, स्वेद मतलब पसीना। ठीक है, अब वृद्धि और हास। अब देखिए, इनके क्या कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जब सब कुछ दोष मतलब बॉडी में साम्य अवस्था में रहते हैं, तो मैंने क्या बताया था, बॉडी का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। अगर ये सब दोष जैसे अपने अपने गुणों के समान वाले दोष अपनी चीज़ों की वस्तु को बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर आप मधुर खाएंगे तो कफ की वृद्धि होगी, क्यों? समान गुण के कारण। और अगर उसका विपरीत लेंगे, जैसे कि आप रूक्ष लेंगे, तो कफ की हानि होगी और वायु की वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि रूक्ष गुण किसका है? वात का है, वायु का है। तो समान गुण होने के कारण वायु की तो वृद्धि होगी। और कफ का गुण क्या है इसमें? इसके विपरीत, रूक्ष के विपरीत क्या है? स्निग्ध। तो जिस कारण कफ का क्या होगा? हास होगा। ये इसमें बताया गया है। अब इसके आगे रसों का वर्णन। अब देखिए, रसों का वर्णन आप पदार्थ में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल अष्टांग हृदय में क्या कहते हैं, रसों का वर्णन आया है, तो इसमें आप याद कर लीजिए। रस कितने बताए गए? 6 बताए गए हैं। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण,
तिक्त कसाय और कटु, मधुर अम्ल लवण तिक्त कसाय कटु, मधुर अम्ल लवण तिक्त कसाय कटु, ये 6 रस हैं। ठीक है, अब ठीक है, रसों के गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ याद रख लीजिए, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कसाय, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कसाय। सबसे पहले मधुर अम्ल लवण, ये शुरू के जो 3 हैं ये क्या करते हैं, ये वात का ह्रास करते हैं। क्या करते हैं, वात को कम करते हैं। इतना याद आ गया, ये तीनों क्या करते हैं, वायु का ह्रास करते हैं, कम करते हैं। और आयुर्वेद की भाषा में उसको बोलते हैं शमन। शमन का मतलब शांत करना। और तिक्त कटु कसाय, लास्ट के 3 तिक्त कटु कसाय, ये किसका शमन करते हैं, कफ का शमन करते हैं। यानी कि बोल दो शुरू के 3 वात का शमन कर रहे हैं और लास्ट के 3 कफ का शमन कर रहे हैं। शमन मतलब शांत कर रहे हैं और उनका ह्रास कर रहे हैं। और पित्त की लिए बात करें तो कौन कौन आएंगे, जल्दी बताइए। कसाय, तिक्त और मधुर, ये तीनों क्या करेंगे, पित्त को शांत करेंगे, पित्त का ह्रास करेंगे, पित्त को समन करेंगे। ठीक है, और इनके विपरीत क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे मधुर अम्ल लवण है, ये क्या कर रहा है, वायु का तो ह्रास कर रहा है, लेकिन मधुर गुण जो है वो क्या करता है, वो कफ की वृद्धि करता है। मधुर गुण क्या करेगा, कफ की वृद्धि करेगा। ठीक है, अब द्रव्य के भेद बताएं। द्रव्य के 3 भेद हैं, एक तो शमन, दूसरा कोपन, तीसरा स्वस्थित। अर्थात शमन मतलब एक द्रव्य का पार्ट वो जो देने पर बॉडी में जो द्रव्य क्या कहते हैं दोष डिस्टर्ब हो गए हैं उसको शांत करे, शमन करे। ठीक है, दूसरा कोपन जो कुपित कर दे, और तीसरा स्वस्थित जो रेगुलर बेसिस पे आप ले सकते हैं, जो बॉडी के लिए फायदेमंद है। अब तीनों के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, शमन करने वाला अर्थात शांत करने वाला, जैसे किसी आदमी के बॉडी में वायु की वृद्धि हो गई तो आपको क्या करना चाहिए, उसको बिठा दें, आराम करने के लिए बोलें। क्यों, क्योंकि वायु का गुण क्या है, चल। तो सबसे पहले तो उस पर्सन को मूवमेंट करने के लिए मना कर दें, आराम से आराम करें। और दूसरी बात, उसको गर्म पानी पिलाएं, गर्म दूध पिला सकते हैं आप। क्यों, क्योंकि वायु का गुण क्या है, रूक्ष, और स्निग्ध दूध पिलाएंगे आप तो क्या होगी, वात की शांति होगी। और दूसरी बात, स्निग्ध के साथ साथ क्या है, दूध उष्ण है। जब दूध उष्ण गर्म दूध दोगे आप तो क्या होगा, उसका गुण उसके वायु के विपरीत होने के कारण उसमें क्या होगी, वात की शांति होगी। और कोपन, कोई आदमी है पहले से उसकी बॉडी में वात की वृद्धि हो रखी है, आपने उसको ठंडा पानी दे दिया तो क्या होगा, विपरीत गुण होने के कारण वायु कुपित हो जाएगा। क्या होगा, कुपित हो जाएगा, फिर वो अन्य व्याधियों के उत्पन्न कर देगा। और स्वस्थित, जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए, तो ये क्या है, स्वस्थित है। इसको जो रोगी ना है उसको भी वो भी ले सकता है। हम और आप उसको रेगुलर बेसिस पे अश्वगंधा का अगर सेवन करते हैं दूध के साथ तो ये बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, अब द्रव्य की वीर्य और विपाक। तो देखिए वीर्य वैसे तो कुछ आचार्यों ने 8 प्रकार के बताए हैं, कुछ आचार्यों ने 2 प्रकार के बताए हैं, लेकिन हम जब अष्टांग हृदय की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 प्रकार के बताए गए, उष्ण वीर और शीत वीर। ठीक है, अब विपाक, विपाक 3 प्रकार का है। कौन कौन सा, मधुर, अम्ल और कटु। मधुर, अम्ल और कटु। अब द्रव्य के गुण, गुण टोटल 20 बताए गए हैं, 20। और मेरी माने तो आप ये श्लोक याद कर लें। क्यों, क्योंकि ये गुण किस में भी आएंगे, पदार्थ विज्ञान जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आएंगे, तब आपको याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से, गुरु, मंद, हीम, स्निग्ध, श्लेष्ण, शांद्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म और विशद। ये 10 तथा इनके विपरीत जो हैं वो अन्य मिलाकर कितने हो जाते हैं, टोटल 20 हो जाते हैं। जैसे गुरु का विपरीत कौन सा हुआ, लघु। मंद का कौन सा हुआ, तीक्ष्ण। हीम का कौन सा हुआ, उष्ण। स्निग्ध का कौन सा हुआ, रूक्ष। श्लेष्ण का कौन सा हुआ, खर। सांद्र का कौन सा हुआ, द्रव। मृदु का कौन सा हुआ, कठिन। स्थिर का कौन सा हुआ, चल। सूक्ष्म कौन सा हुआ, स्थूल। और विशुद्ध का पिच्छल। इस प्रकार से ये 20 गुण है। 1 और 2 के पेयर बने हुए हैं जो दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, जैसे गुरु और लघु ये आपस में क्या है, विपरीत हैं। जैसे गुरु किसका गुण है, कफ का, और लघु किसका गुण है, वात का। तो जिन्हें विपरीत हुए नहीं हुए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रोग का कारण। रोग की कारण मतलब रोग क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पत्ति का कारण है उसका। तो 3 कारण बताए गए, काल, अर्थ और कर्म। काल, अर्थ और कर्म, इनका हीन योग, मिथ्या योग और अति योग, ये रोग के कारण बनते हैं। अर्थात अब इनको मतलब समझ लेते हैं। मिथ्या योग मतलब गलत योग हो जाना, मतलब क्या कहते हैं, जैसे हमारी आंखों का काम है देखना और सम्यक प्रकार से नहीं देख पा रही हो, तो ये क्या है, मिथ्या योग। हीन योग मतलब कम होना, अति योग मतलब ज़्यादा होना। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ रहे हैं।
हीन योग मतलब क्या कहते हैं, अब वर्षा ऋतु में वर्षा आनी चाहिए लेकिन कम आई ज़रूरत से, तो वो क्या हुआ उसका हीन योग। ज़रूरत से अधिक पड़ गई तो बाढ़ आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, वो क्या हुआ अति योग। और मिथ्या योग कहते हैं ना, मानसून गलत टाइम पे आ गया, कभी बारिश जहाँ जरूरत नहीं थी बारिश की तब हो गई बारिश, या ज़रूरत है तो हो नहीं रही है, ये क्या है, मिथ्या योग है। मिथ्या मतलब प्रॉपर ना होना चीज़ का, इम्प्रॉपर या गलत फहमी, काफ़ी शब्द है मिथ्या मतलब। लेकिन आयुर्वेद में बात करें यहाँ पे तो मिथ्या का मतलब है इम्प्रॉपर, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें सम्यक प्रकार से हो तो रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। सम्यक प्रकार से अर्थात जहाँ जरूरत है बारिश की, जितनी ज़रूरत है प्रॉपर तरीके से हो रही है, उसका हीन योग, अति योग और मिथ्या योग नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, सम्यक योग होगा, जो क्या होगा, रोग की उत्पत्ति नहीं करेगा। इसके बाद क्या है, रोग आरोग्य का लक्षण और भेद, अर्थात रोगस्तु दोष वैषम्य, दोष साम्य रोग था। यही तो मैंने बताया, दोषों की विषमता क्या है, रोगों का कारण है, और दोषों की साम्य अवस्था क्या है, आरोग्य का कारण है। आरोग्य अर्थात स्वस्थ, हेल्दी पर्सन, दिस डेट इज कॉल्ड आरोग्य। व्हाट इट मीन, अगर आप पे क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट या कोई पूछ ले कि क्या आरोग्य का क्या मतलब है, तो आप क्या कहेंगे, आरोग्य के अर्थात है कि बॉडी में, आयुर्वेद की भाषा में बोलें कि शरीर में दोषों का साम्य अवस्था में होना, चाहे वो मानसिक दोष हो चाहे शारीरिक दोष हो। क्योंकि अगर शारीरिक दोष होंगे तो उनसे भी मानसिक दोष की उत्पत्ति हो सकती है, और मानसिक दोष से भी शारीरिक दोष की उत्पत्ति हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को शरीर में चोट लग जाए तो उसका मन डिस्टर्ब रहेगा, अरे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ घाव हो गया है, मेरे यहाँ जलन हो रही है, तो डेट इज कॉल्ड क्या, दोष कौन सा उत्पन्न हुआ, शारीरिक दोष। शरीर में चोट आई लेकिन उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो कौन सा दोष, मानसिक दोष की भी उत्पत्ति हो जाएगी। और किसी के माइंड में दोष है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को राजसिक दोष है तो ज़्यादा सोचेगा, चंचल, जब उसका राजसिक रच का आप आगे पढ़ेंगे तो क्या होता है, इसका क्या गुण बताया गया है, चंचल बताया गया। क्या गुण बताया गया इसका, चंचल। तो पर्सन क्या होगा, ज़्यादा सोचेगा, फालतू की बातें ज़्यादा सोचेगा, काम से काम नहीं, उल्टी सीधी बातों का सोचना, पढ़ाई वढ़ाई में व्यस्त रहना, ये सब क्या है, रजस गुण में होगा। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसको शारीरिक गुण भी उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे, बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है। अब रोगों का अधिष्ठान, देखिए रोगों का अधिष्ठान, इससे पहले हमने पढ़ा था दोषों का अधिष्ठान, तो दोषों का अधिष्ठान के बाद अब आ रहा है रोगों का अधिष्ठान। तो रोगों का अधिष्ठान भी रोग के बेसिस पर ही है। तो रोग कहाँ कहाँ होते हैं, शरीर में और मन में, तो यही तो रोगों के अधिष्ठान हुए। कौन कौन से, शरीर और मन, ये क्या है, रोगों के अधिष्ठान है। क्या है, रोगों के रहने की जगह। कौन कौन, शरीर और मन। क्यों, या तो शारीरिक दोष होगा या मानसिक दोष होगा, ठीक है। अब इसके आगे मन को दूषित करने वाले दोष कौन कौन से, मैंने पहले हमने शारीरिक पढ़े थे डिटेल में, अब थोड़ा देर हमने क्या पढ़ा, रज और तम क्या है, मन को दूषित करती हैं, ठीक है। अब रोग ज्ञान के उपाय, अर्थात रोग ज्ञान किस प्रकार हो रहा है, कैसे ज्ञान कर सकते हैं। जैसे आपने मॉडर्न में देखा होगा, किसी पेशेंट को बुखार है तो हमें कैसे पता पड़ेगा, थर्मोमीटर से। किसी पर्सन का बीपी कम है या बढ़ा हुआ है कैसे पता चलेगा, बीपी मशीन से। किसी पर्सन की हार्ट बीट प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है, कोई हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं, कैसे पता चलेगा, ईसीजी से। तो यही बताया गया रोगों की परीक्षा कैसे करनी चाहिए, आयुर्वेद में कैसे करनी चाहिए। तो दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, अर्थात रोगी जब आपके कमरे में एंटर करे तो आपको क्या देखना चाहिए कि उसकी स्किन कैसी है, उसकी आँख कैसी है, उसकी आँख लाल तो नहीं पड़ रही, चलने में कैसा है, ये क्या है, दर्शन है। फिर स्पर्शन, छू के देखोगे आप, बुखार तो नहीं है, स्किन कैसी है, ज़्यादा ड्राई है कि ज़्यादा स्निग्ध हो रही है, कि सीरम का सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या है, स्पर्शन। और देखिए दर्शन में एक चीज़ और आ जाएगी, स्मेल। दर्शन में क्या आ जाएगा, स्मेल। आप सूंघ कर देखेंगे कि बॉडी में से कहीं स्मेल तो नहीं आ रही, कोई इन्फेक्शन वगैरह में स्मेल हो जाती है ना, तो स्मेल तो नहीं आ रही। दर्शन में क्या देख लिया आपने, बॉडी के जनरल कैरेक्टर सिम्टम्स देख लिए, स्मेल तो नहीं आ रही, कैसा चल रहा है, पैर में तो कोई डिफेक्ट नहीं है, जॉइंट्स में तो कोई डिफेक्ट नहीं है, इस पर आपने छू के देख लिया, बॉडी का टेम्परेचर देख लिया, स्किन की ड्राइनेस वगैरह देख ली। प्रश्न आप पूछेंगे कि मल कैसा आ रहा है, भूख कैसी लग रही है, प्यास कैसी लग रही है, यूरिन कितनी बार पास हो रहा है, ये सब आप कैसे पूछोगे, प्रश्न से पूछोगे, ठीक है। तो 3 परीक्षा हो गई, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। आयुर्वेद में जब भी आपकी बात आएगी रोग परीक्षा की तो आप 3 ही बताएंगे, कौन कौन सी, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, ठीक है। अब रोग विशेष के जानने के उपाय, अब क्या कहते हैं, आपने जानने के कारण तो देख लिए, अब उपाय में आते हैं 5। कौन कौन से, निदान, प्रागरूप, रूप, लक्षण, उपसय और आपत्ति। 6 हो गए, 6 आते हैं, निदान, प्रायरूप, रूप, लक्षण, उपसय और संप्राप्ति,
ठीक है, इनसे रोगों को जानना चाहिए। ये क्या है डिटेल में ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतने याद रखें कि रोग विषय को जानने के उपाय में कौन कौन से आएंगे। निदान, प्रायरूप, रूप, लक्षण, उपशय और आपत्ति। आपत्ति को संप्राप्ति बोलते हैं। ठीक है, अब देश भेद के बारे में बताया गया है। देश भेद पहले तो सबसे पहले इनको दो भागों में बांटो। जैसे दोष को दो भागों में बांटा था ना, ऐसे देश भेद को सबसे पहले देश में उसके दो भेद कर दो। कौन कौन से? भूमि देश और देह देश। फिर आगे भूमि देश के 3 प्रकार बताए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले देह देश और भूमि देश दो में डिवाइड कर दो। देह देश मतलब हमारे शरीर में जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, लेकिन है तो देह दोष ही ना वो। अब भूमि देश, जैसे क्या कहते हैं, भूमि देश आगे 3 प्रकार के बताए गए हैं। देखिए कौन कौन से। सबसे पहले जांगल देश, दूसरा आनूप देश और तीसरा कौन सा है? साधारण देश। जांगल देश, अनूप देश, साधारण देश, ये तीनों देश हैं। अब देखिए जंगल देश क्या है। जंगल देश में क्या होता है? वायु का प्रकोप होता है। जो लोग जंगल देश में रहते हैं उनको क्या होता है? वात का प्रकोप होता है। जैसे कि जंगल देश में आप ले लो साउथ के लोग, इसमें क्या रहता है, लोगों को वात रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। आप क्या कहते हैं, उड़ीसा साइड देखिए, तमिलनाडु साइड देखिए, इसमें लोगों को वात जनित विकार ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दूसरा आ गया अनूप देश। इस देश में क्या रहती है? कफ की प्रधानता रहती है। जैसे कि आप चले जाइए राजस्थान साइड, ठीक है, क्या कहते हैं, इसमें क्या रहेगी? कफ की प्रधानता रहेगी। ठीक है, तीसरा साधारण देश। साधारण देश मतलब जैसे अपना यूपी पंजाब, अपने आगे लोग कैसे होते हैं? हट्टे कट्टे होते हैं। क्यों? क्योंकि साधारण देश मतलब वात कैसे रहे, वात आदि दोष कैसे रहते हैं? साम्य अवस्था में। जब साम्य अवस्था में रहते हैं तो क्या करते हैं? बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देश को कितने भागों में बांटा? 2 प्रकार में। कौन कौन से? देखिए आप जब वीडियो देखें करें ना तो थोड़ा समराइज करें, मेमोराइज करें, इससे आपको हैंड टू हैंड याद हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करें। देश कौन से पहले कितने भागों में बांटे? 2 भागों में। कौन कौन से? देह देश और भूमि देश। फिर भूमि देश 3 प्रकार में कर दिए। कौन कौन से? जांगल देश, आनूप देश, साधारण देश। सबसे बढ़िया कौन सा? साधारण देश। जैसे कि अपना यूपी पंजाब, लोग कैसे रहेंगे? रोग कम उत्पन्न होंगे, लोग हेल्दी रहेंगे। आनूप देश जहाँ कफ का प्रकोप हो, जांगल देश जहाँ वात की प्रधानता रहती है। अब इसके बाद काल बताया गया है। काल 2 प्रकार का बताया गया है। काल के अगर भेद की बात करें 2 प्रकार, एक तो क्षणादि और दूसरा व्याधि। बस अभी इतना याद करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि अभी बुक के हिसाब से चलना है। ठीक है, इनका उपयोग औसत के उपचार में किया जाता है। बस इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। अब औसत के भेद, पहले हमने द्रव्य के भेद पढ़े थे। कौन कौन से? शमन, कोपन, स्वस्थित। इसलिए कन्फ्यूज मत होना, तब द्रव्य के भेद थे। अब औषध के भेद हैं। औषध के भेद 2 प्रकार के, शोधन और शमन। इसको समझेंगे यहाँ पे। अब देखिए, शोधन का मतलब होता है दोषों को बाहर निकाल देना, और शमन का मतलब होता है दोषों को शांत कर देना। बेसिक डिफरेंस समझ आया शोधन और शमन में? शोधन मतलब दोषों को बाहर निकाल फेंकना, शमन मतलब बॉडी में शांत कर देना। अगर दोष शोधन द्वारा शांत किए गए हैं तो दोबारा प्रकोपित नहीं होते, लेकिन अगर दोष शमन द्वारा शांत किए गए हैं तो दोबारा प्रकोप हो जाता है उनका। इसी कारण शोधन में आगे आप पढ़ेंगे पंचकर्मा। पंचकर्म में वमन, विरेचन, ये सब 5 विधि आती हैं, ये शोधन विधि है। अगर आप पंचकर्म करवाते हैं तो जो दोष शांत किए जाते हैं उसके द्वारा, तो दोबारा प्रकोपित नहीं होते। और अगर शमन किए गए, जैसे आपने क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को पित्त की प्रॉब्लम हो गई, आपने उसको गैरिक भस्म दे दी, तो वो दोबारा प्रकोपित हो सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। अब आगे का अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। और देखिए, कुछ भी चीज़ समझ ना आए तो पूछ लीजिए करिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हो सकता है अगर आप कहेंगे तो आपको नंबर भी मिल जाए, कॉन्टैक्ट नंबर में दे दूंगा, लेकिन कोशिश करिए क्या कहते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ठीक है, इतना बड़ा कोई डाउट नहीं है, मैं कमेंट सेक्शन में ही आपके जवाब दे दिया करूँगा, या फिर अगली वीडियो जब लेक्चर डली करेगा तो उसमें आपके क्वेश्चन के जवाब वीडियो शुरू होने से पहले मिल जाया करेंगे। तो आप एक्टिव रहिए। ठीक है फ्रेंड्स।